हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। Friends, in this video, I am going to talk about a very important topic from British poetry, the features of metaphysical poets. And see one more thing, same features also apply to metaphysical poetry. Okay. So whether exam asks features of metaphysical poets or feature of metaphysical poetry, you can write the same answer. Now let's understand all the features in very simple way. तो फीचर्स को डिस्कस करने से पहले हम मेटाफिजिकल वर्ड का मतलब समझ लेते हैं और मेटाफिजिकल पोएट्स आखिर थे कौन, उन्हें जानते हैं। सो द टर्म मेटाफिजिकल सिंपली मीन्स बियॉन्ड द फिजिकल। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसी चीज़ जिसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते, जो डीपर आइडिया हो, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, उसको बोलते हैं मेटाफिजिकल। जो आत्मा की बातें करे, सोल की बातें, भगवान का, लव, टाइम, डेथ, यूनिवर्स और ट्रू मीनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ, इसको क्या बोलते हैं? मेटाफिजिकल। सो मेटाफिजिकल पोइट्री इज पोइट्री दैट गोज बियॉन्ड एवरीडे इमोशंस। तो मेटाफिजिकल पोइट्री में ये जो एवरीडे का इमोशंस है वो नहीं यूज होता है, जैसे कि शादी, फेस्टिवल, घर, कपड़ा, मकान, ये सब नहीं, बल्कि बड़ा फिलॉसफिकल क्वेश्चंस होते हैं, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बातें होती हैं यहाँ पर। तो मेटाफिजिकल पोएट्स कौन है? 17th सेंचुरी के इंग्लैंड की बात करेंगे, जहाँ पर साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो रहा था, साथ ही साथ सिविल वॉर भी था और जो सोसाइटी थी वो बहुत ही स्पीड से चेंज हो रही थी। और उस वक्त कुछ पोएट्स का ग्रुप था जो अपना नया रेवोल्यूशन स्टार्ट कर रहे थे और इन पोएट्स को कहा जाता है मेटाफिजिकल पोएट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम इन दिस ग्रुप इज जॉन डन, हु इज कंसिडर्ड द लीडर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। Along with him, we also include poets like George Herbert, Andrew Marvell, Henry Vaughan, Richard Crashaw, and few others. The term metaphysical poets was not given by the poets themselves. It was actually given later by Samuel Johnson, an 18th century critic who used it to describe this special group of poets because of their unusual style, intellectual thinking and surprising comparison. तो ये जो poets के ग्रुप को मेटाफिजिकल poets कहा जाता है, तो ये लोग ने खुद अपना नाम नहीं दिया था, बल्कि किसने दिया था? सैमुअल जॉनसन ने। ये जो poets थे वो एलिजाबेथन एज के जो poets थे उनसे अलग थे। एलिजाबेथन एज के जो poets थे वो ऐसे बहुत ही म्यूजिकल लैंग्वेज को यूज़ करते थे, स्वीट लैंग्वेज, ब्यूटीफुल लैंग्वेज को यूज़ करते थे। लेकिन ये जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे वो लॉजिक को यूज़ करते थे, आर्ग्यूमेंट्स को, साइंटिफिक रीजनिंग को, फिलोसफिकल आइडियाज़ को। इनफैक्ट दे ऑल्सो एक्सप्लोर डीप सब्जेक्ट्स लाइक स्पिरिचुअल लव, रिलीजियस स्ट्रगल, ह्यूमन इमोशंस एंड द नेचर ऑफ द सोल। तो अब तक हमने ये समझा कि मेटाफिजिकल वर्ड का मतलब क्या है, मेटाफिजिकल पोएट्री कैसा होता है और मेटाफिजिकल पोएट्स कैसे होते हैं। तो अब चलिए फीचर्स को देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला फीचर है वो है इंटेलेक्चुअल इमेजरी। यू कैन कॉल इट एज अ मेटाफिजिकल कंसीट। तो पहले हम ये टर्म को समझते हैं कि कंसीट क्या होता है। कंसीट मतलब कि जैसे हम मेटाफर बोलते हैं वैसे ही है कंसीट भी, पर मेटाफर का एक्सटेंडेड फॉर्म मतलब उसका और एडवांस्ड फॉर्म को हम कंसीट बोलते हैं। और मेटाफर क्या है? मेटाफर मतलब कि एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसके थ्रू हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, कंपैरिजन। लेकिन जो कंपैरिजन होता है मेटाफर में वो डायरेक्ट होता है। ऐसा नहीं बोलते हैं कि ही इज़ लाइक अ टाइगर, लाइक वर्ड नहीं हो सकता, डायरेक्टली ही इज़ अ टाइगर, सीधे उसको टाइगर ही बना देते हैं। इस तरीके का कंपैरिजन होता है और इसी टाइप के कंपैरिजन का जो एडवांस्ड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं कंसीट। तो एक सिंपल वे में समझ सकते हैं कि जो सारे कंसीट होते हैं उसमें मेटाफर है, लेकिन सारे मेटाफर में कंसीट नहीं है। ओके, एवरी कंसीट इज अ मेटाफर बट not every metaphor is conceit. So one of the famous feature of metaphysical poetry is the use of metaphysical conceits. It is like a very unusual and surprising comparison. मतलब हम सोच भी नहीं सकते ऐसे टाइप का comparison. These poets don't use simple metaphors. Instead, they compare two totally different things, like love with geometry, souls with compass, or a flea with marriage. जॉन डन का एक पोम है द फ्ली, मतलब एक मच्छर समझ लो या मक्खी समझ लो, उसने इस फ्ली को सिंबल ऑफ मैरिज बना दिया, ये बोल के कि दोनों लवर्स को उस इंसेक्ट ने बाइट किया है और उन दोनों का जो ब्लड है वो एक्सचेंज हो गया। तो अब वो दोनों लवर एक्चुअली में एक हो गए हैं और इस इंसेक्ट को सिंबल ऑफ मैरिज बना दिया। तो इस टाइप का कंपैरिजन है भाई। वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग का आप लोग में से कई लोग को पता ही होगा कि दो लवर्स
के सोल को इन्होंने कंपास के 2 लेग से कंपेयर किया है जो दूर रहकर भी एक दूसरे के पास है. So friends, these conceits are not just for beauty, they actually help the poet explain emotions through logical thinking. Then another feature is fusion of thought and emotion. Thought और emotion का एक साथ होना, फ्यूजन होना, ये भी एक मेटाफिजिकल पोम का फीचर है. जनरली क्या होता है पोम में, या तो थॉट फोकस्ड रहता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पोम होता है, या फिर इमोशनल पोम होता है. लेकिन मेटाफिजिकल में ये जो थॉट और इमोशन है उसका फ्यूजन है. ओके, सो इन मेटाफिजिकल पोएट्री इमोशन एंड रीजनिंग ऑलवेज गो टुगेदर. द पोएट्स एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स बट ऑल्सो एनालाइज देम लॉजिकली. फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा रहेगा लेकिन एक उसके पीछे लॉजिकल रीजनिंग रहेगा. फॉर एग्जाम्पल इन डन्स द एक्सिटीज एक पोम है उनका जिसमें लव जो है डिस्कस हुआ है both in physical and spiritual terms. Then in another poem, Better My Heart, the poet uses image of a city under attack to express his inner spiritual struggle. So when we read these poems, we feel both the emotion and we also think about the idea behind it. The next point is logical argument structure. तो इस टाइप का जो पोम होता है, मेटाफिजिकल पोम जो होता है, उसमें आप जब पढ़ोगे तो ऐसा लगता है कि आर्ग्यूमेंट चल रहा है, एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, पर्सुएसिव स्पीच की तरह रहता है वो. तो एंड्रयू मार्वेल का टू हिज कॉय मिस्ट्रेस ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल रहेगा. इस पोम को आप पढ़ोगे तो ऐसा लगता है कि पूरा पोएट जो है एक आर्ग्यूमेंट कर रहा है. एक आर्ग्यूमेंट किससे? अपने बिलव्ड से और टाइम से. वो ये बोल रहा है, इफ़ वी हैड अनलिमिटेड टाइम आई वुड एडमायर यू फॉर एवर. अगर हमारे पास अनलिमिटेड टाइम है, मतलब हम लोग कभी मरे ही ना, हम लोग अमर हो जाए, तो मैं पूरी लाइफ जो है तुम्हें देखकर तुम्हें एडमायर करूंगा, तुम्हारी ब्यूटी को एडमायर करूंगा. बट देन ही गिव्स द रियलिटी. ओके, बट वी डोंट हैव अनलिमिटेड टाइम बिकॉज लाइफ इज शॉर्ट. एंड फाइनली ही कंक्लूड्स, जस्ट बिकॉज लाइफ इज शॉर्ट सो ही सेज वी शुड एंजॉय लाइफ नाउ. मतलब कि जो अभी चल रहा है, लाइफ कम है, हमारा शॉर्ट है, तो जो मोमेंट है हमको उसे एंजॉय करना चाहिए. इसमें शर्माने में, लोग क्या कहेंगे, ये सब सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. सो दिस स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग मेक्स द पोम फील लाइक अ डिबेट इंस्टेड ऑफ अ सिंपल इमोशनल पोम. द नेक्स्ट पॉइंट इज ड्रामेटिक कन्वर्सेशनल स्टाइल. मेटाफिजिकल पोएट्स यूज अ सडन एंड ड्रामेटिक ओपनिंग. इनका जो मेटाफिजिकल पोएट का जो पोम रहता है, ऐसा लगता है कि कोई किसी से डायरेक्टली बात कर रहा हो. समवन इज टॉकिंग डायरेक्टली टू अस, वेरी वेरी डायरेक्ट, वेरी पर्सनल. जॉन डन के पोम से कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग, आई वंडर बाय माई ट्रूथ. तो जो इसमें जो रिदम है वो एक नेचुरल स्पीच लग रहा है, कोई इसमें म्यूजिकल लाइन नहीं है, एकदम डायरेक्ट कन्वर्सेशन लग रहा है, मतलब डायरेक्ट किसी से बात हो रही है. And because of this conversational style, we feel like we are listening to someone's private thoughts. And metaphysical poems also known for wit and surprise. Wit means cleverness. Okay, so in metaphysical poem you will get cleverness, surprising ideas, puns, paradoxes. In George Herbert's The Caller, the speaker is shouting in anger, but the poem suddenly ends with the quiet word child, which changes the whole mood. Then in Donne's poem Hymns to God the Father, he plays with the word done and his own name done. So this use of surprise and clever language makes metaphysical poetry exciting and thought-provoking. The next feature is psychological realism. Metaphysical poets show a very deep understanding of the human mind. They write honestly about inner conflicts. जो अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है, थॉट्स चलते हैं, उसके बारे में बहुत ही ऑनेस्टली बात करते हैं. जो भी कन्फ्यूजन होता है उसके बारे में, कोई भी डर, ग्रीफ, डाउट या फिर स्पिरिचुअल स्ट्रगल. जॉन डन का एक पोम है अ नॉक्टर्नल अपॉन Lucy's Day. He expresses such deep sadness that he feels completely empty. Then George Herbert's poem often show a personal struggling between faith and doubt, like in The Pulley. ये भी मैंने अपलोड कर दिया है. और एक और है द विंडोज. तो ये दोनों ही पोम में जॉर्ज हर्बर्ट का पर्सनल स्ट्रगल दिखाया गया है, किस पर? फेथ को लेकर, जो उनके अंदर डाउट है उस पर. देन नेक्स्ट पॉइंट इज सिंपल डिक्शन. मतलब कि सिंपल लैंग्वेज रहता है मेटाफिजिकल पोम में. यहाँ तक कि जबकि उनके जो आइडियाज़ हैं बहुत ही ज़्यादा डीप होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन जो लैंग्वेज है वो सिंपल होता है.
They use everyday words, not decorative or flowery language. And this simple vocabulary makes the poem easier to understand even when the ideas are philosophical. Because the beauty of the poem comes from thought, not from fancy words. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री या फिर पोएट बोल लीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, हाइप भी कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और अगर आप चाहें तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको जो भी डाउट होगा लिटरेचर से रिलेटेड, इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, आप कमेंट करेंगे तो उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।